हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, इसमें मैंने केवल और केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, पूरा सेट को लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि तंजौर का राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज राज प्रथम। राज राज प्रथम जो था यह चोल वंश का शासक था। किस वंश का था? तो चोल वंश का शासक था। अच्छा, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। राजराज प्रथम जो था फ्रेंड्स, यह शैव धर्म का अनुयायी था। यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, जो ये राज राजेश्वर शिव मंदिर है, इसको बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इसको बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इस समय जो वायसराय था यह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और देखिए, यह जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा 1 अगस्त 1861 को 1 अगस्त 1861 को जो है पारित किया गया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है। देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है एच इंटू सी अपॉन लेमडा। अच्छा, यहाँ पर एच क्या है? तो एच जो है यह प्लांक स्थिरांक है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है। और सी जो है यह प्रकाश की गति है और तरंग दैर्घ्य जो है ये लेमडा जो है ये तरंग दैर्घ्य है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। ध्यान दीजिए, जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी यानी कि प्रति फोटोन ऊर्जा जो होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो है यह किसका है? तो यह रेडियो तरंग का है। तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और एक्स किरण का यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। एक्स किरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, इसीलिए इसकी जो ऊर्जा होगी यह सबसे अधिक होगी। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो चूंकि एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए इसकी ऊर्जा जो होगी यह अधिकतम होगी। अच्छा, एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोंगजन ने किया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, और इससे पहले मैंने बिहार पुलिस के लिए ढेर सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। साइंस का स्पेशल मैंने एक वीडियो कवर कराया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर चले जाइए, मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवन। बलवन जो था यह गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। बलवन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई मानता था और उसका अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। राइट आंसर इसका बलवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतिलता किसकी रचना है? कृतिलता, और यहाँ पर 2-3 मैं नाम बता रहा हूँ। कृतिलता, पदावती, ठीक है, कृतिलता, पदावती और कृति पताका और कीर्ति पताका, ये जो रचना है ये किसकी है? तो फ्रेंड्स यह विद्यापति जी की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है।
आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या था, कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो याद रखना है किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको भी याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह भी किसकी रचना है, तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आलमगीर नामा जो ग्रंथ है इसका संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन जो है यह किया गया था किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स यह मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए गुलबदन बेगम, इन्होंने क्या लिखा है, तो हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? फ्रेंड्स देखिए, कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं बहुत ही मेहनत करता हूं आपके लिए और मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें और सेशन जब समाप्त होगा तो कहीं भी एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो देखिए फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक जो है यह एक्चुअली है क्या? तो इसमें जो संकटग्रस्त यानी कि विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजाति होते हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। और यह रेड डाटा बुक जो है यह कौन सी संस्था जो है इसको प्रकाशित करती है? तो इसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो फ्रेंड्स यह कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी साम्यवादी घोषणा यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि आज तक का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्राचीन काल से ही समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त रहा है। एक वर्ग तो वह रहा है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है और दूसरा वर्ग उन साधनों से वंचित रहा है। राइट आंसर इसका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सेलम इस्पात संयंत्र जो है यह भारत के किस राज्य में है? अच्छा देखिए, भिलाई पूछा जाता है। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। सेलम इस्पात संयंत्र आपसे पूछा गया है तो यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अच्छा, एक है विश्वेश्वरैया, यहाँ मैं लिख देता हूँ विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का यही पैटर्न है जो मैं आपको सेट करवा रहा हूँ। देखिए दीपा, यह का क्या है? तो एक स्थानांतरित कृषि का नाम है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो दीपा जो है यह मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं इसको दीपा कहा जाता है जो स्थानांतरित कृषि है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उड़ीसा में पोडू अगर आपसे पूछा जाए कि पोडू कहाँ का स्थानांतरित कृषि का नाम है? पोडू जो है यह उड़ीसा का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं, एक तरफ स्थानीय पवन दिए गए हैं और उनसे संबंधित यह स्थान का नाम दिया गया है। तो देखिए बोरा जो है यह इटली, सही दिया गया है। मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ध्यान से सुनिए, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, गलत दिया गया है। मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय पवन है जो स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। खमसिन मिस्र का, खमसिन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। मिस्र का हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशंस दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में कब आया? 10 जनवरी 1920 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, इसके तहत बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटा करके कितना कर दिया गया? 318 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? संकुचनशील प्रोटीन जो होती है यह किस प्रकार के उत्तक में पाया जाता है? तो यह पेशी उत्तक में पाया जाता है। पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा इसमें से कथन जो है असत्य दिया गया है? विरंजक चूर्ण, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है यह जल में अल्प विलय होता है। विलय होता है लेकिन यह अल्प यानी कि कम विलय होता है। हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल की अभिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। अधिक विलय नहीं, यह अल्प विलय होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2023 में दूसरे तारामंडल, बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया है? तो दूसरा तारामंडल का उद्घाटन जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा दरभंगा में किया गया। पहला तारामंडल अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जो है, ठीक है ध्यान रखेंगे, देखिए हरगोविंद खुराना को जो है इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मेडिसिन का इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में 1968 में जो है जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। कौन है इसके उपाध्यक्ष? सुमन बेरी हैं। और वर्तमान में इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में कहेंगे, ये कौन है? तो BVR, यहाँ मैं लिखता हूँ BVR सुब्रमण्यम है। सीईओ कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग जो है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स यह खोजा था पुर्तगाल का एक खोजी यात्री था, बार्थोलोम्यू डियाज, पुर्तगाल का था। इसी ने केप ऑफ गुड होप को खोजा। और केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों को जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है यह पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मंतकब उल लुबाब, इसके लेखक कौन था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका लेखक जो था यह खफी खां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंतकब उल लुबाब जो है यह भारत के इतिहास के बारे में एक फारसी भाषा की किताब है और इसे तारीख़ खफी कहा जाता है। इसको तारीख ए खफी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है यह विषय है राज्य सूची का। ठीक है, अच्छा ग्राम पंचायत का जो गठन है यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का जो है उल्लेख किया गया है। याद रहेगा आपको। अच्छा ध्यान रखेंगे कि ये जो पंचायती राज है इसको संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको 11वीं अनुसूची में जो है वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि KMnO4 में मैंगनीज की, यानी कि ये जो मैंगनीज है इसका आपसे पूछा गया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर देखिए क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 हो गया, 18 हो गया और 1 19 हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देगा। ठीक है, इसीलिए इस पर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपका ये +1 हो जाएगा। क्योंकि मैंगनीज का निकालना है तो इसको हम लोग X मान लेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। यहाँ 4 से हम गुना कर देंगे। ठीक है,
4 से हम इसको गुना कर देंगे। और इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, चूंकि ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस कहीं रहता तो यहाँ पर -1 लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जस्ट इसका आंसर निकल जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, ये प्लस x हो गया, और माइनस ये 4 दूना 8 -8 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 और -8 यानी कि -7 हो गया, और -7 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो ये +7 जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या है मैग्नीज की KMnO4 में। अच्छा, KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए इसमें से मध्य प्रदेश में जो है यह सिंगरौली है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अच्छा, उमरिया भी पूछा जाता है, उमरिया कहाँ पर है, तो उमरिया भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। रामगढ़ कहाँ पर है, रामगढ़ और देवगढ़ ये झारखंड में है। लखनपुर कहाँ पर है, लखनपुर उड़ीसा में है। अच्छा, एक कोरबा पूछा जाता है, कोरबा कहाँ पर है, कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। चलिए सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को निपन कहा जाता था। निपन पुराना नाम किसका था, तो निपन जापान का पुराना नाम था। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, तो सियाम था, ठीक है। इराक का मेसोपोटामिया था, इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया था। म्यांमार का क्या था, तो बर्मा था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अच्छा, अनवीकरणीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है, इसमें से अनवीकरणीय, एक मिनट रुकिए, अनवीकरणीय को परंपरागत कहा जाता है, ठीक है, और नवीकरणीय को जो है गैर परंपरागत कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनवीकरणीय ये कोयला हो जाएगा, ठीक है। पवन, सूर्य और जल जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, और इनको गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए इस तरह से कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है, तो पवन, सूर्य और जल। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत अगर पूछा जाएगा तो कोयला। इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये लागू किया था 1765 में। 1765 का स्टाम्प एक्ट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसने अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाया था, ठीक है। स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। अच्छा, टोटल मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, तो ये 7 हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उंगली पर काउंट कीजिए। एक तो मीटर हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा मोल हो गया, ठीक है, तीसरा मोल हो गया, चौथा एम्पियर हो गया, चौथा एम्पियर हो गया, पांचवा केल्विन हो गया, ठीक है, केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। उसके बाद कैंडेला हो गया, एक कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक है, तो यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है, और 1 किलोग्राम हो गया। तो ये 7 यूनिट हैं, ठीक है। यहाँ पर ओम नहीं होगा, ओम जो है ये फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है। अच्छा, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो 106 लोगों को टोटल, जिनमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को जो है पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिए जाने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ दीजिएगा तो 106 आ जाएगा। देखिए 91, 9, 100 और 6, 106। अच्छा, बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं, नाम भी याद रखेंगे, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी। आनंद कुमार हो गया एक सुभद्रा देवी हैं, और तीसरा कपिल देव प्रसाद, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे इनका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्ताज या पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है पुस्ताज, यह हंगरी में पाया जाता है। अच्छा, पार्कलैंड पूछा जाता है, पार्कलैंड, पार्कलैंड कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। एक कैंटबरी पूछा जाता है, कैंटबरी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लानोज बार बार पूछा जाता है, लानोज कहाँ पर है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में है, ठीक है। कंपास कहाँ पर है,
कंपास जो है ब्राजील में है। पंपास कहाँ पर है? पंपास अर्जेंटीना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यह आंध्र प्रदेश के सुबनसिरी में, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थापित होगा। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। जो गलत कथन है वो आपको बताना है। किसके? रासायनिक परिवर्तन के लिए। यह एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, गलत दिया गया। यह एक अनुत्कर्मणीय है। क्या है यह? यह एक अनुत्कर्मणीय है। अनुत्कर्मणीय मतलब क्रमणीय, ठीक है। यह एक अनुत्कर्मणीय है। अनुत्कर्मणीय का मतलब क्या है कि एक बार जब पदार्थ दूसरे स्टेट में बदल जाता है, दूसरी अवस्था में, तो पुनः वह उस अवस्था में लौट कर नहीं आता है, इसलिए यह उत्कर्मणीय नहीं है, यह एक अनुत्कर्मणीय है। तो ये वाला जो है गलत दिया गया, यही गलत दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन भी परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। और नया उत्पाद का निर्माण होता है, ये तो होता ही है, नया उत्पाद बनेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 34 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है? तो नर प्रजनन तंत्र देखिए गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय, ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिनी जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र यानी कि नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध जो है यह आपके संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। देश में आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है राज्यों में। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 में लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी याद रखेंगे 1973 में स्टार्ट किया गया था। उस 37 नंबर है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? मंदार पर्वत जो है इसका वर्णन समुद्र मंथन में किया गया है। मंदार पर्वत जो है यह बांका में है। कहाँ पर है? बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, रैखिक संवेग के। तो रेखीय संवेग यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो देखिए नील नदी अफ्रीका में है, जाम्बेजी नदी भी है, लिम्पोपो नदी भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोटोमैक जो है यह नहीं है। पोटोमैक जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, और पोटोमैक के तट पर ही अमेरिका का वाशिंगटन सिटी है, ठीक है। वाशिंगटन किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे पोटोमैक। अच्छा न्यूयॉर्क जो है यह किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के तट पर है, ठीक है। अच्छा लंदन जो है यह टेम्स नदी के तट पर है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करती है? तो लोकलेखा समिति, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, ठीक है। लोकलेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जनक कौन है? आनुवंशिकता का जनक जो है यह कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्लियर। कार्ल लैंड स्टीनर जो है इन्होंने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, और लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? तो यह लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अच्छा चुनाव जो है ये संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का, फुटबॉलर यहाँ पर बना लीजिए बॉलर, ठीक है, प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये पेले जो थे ये महान फुटबॉल खिलाड़ी थे ब्राजील के। कहाँ के थे? ये ब्राजील के थे। प्रश्न बन सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए 1854 में जो है, ध्यान रखना आपको, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। और इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बंबई से लेकर के ठाणे तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन सा है? सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश जो है यह अपना प्यारा भारत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी अब विश्व का अपना भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना का उदाहरण है? इसमें से रूपांतरित तना जो है इसमें से आपका आलू हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये जड़ हैं, गाजर, मूली, ठीक है। चलिए अंतिम मौर्य शासक कौन था? अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके, ठीक है। उसके बाद अंतिम मौर्य शासक जो था यह बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49 नंबर की, प्रकाश वर्ष इकाई है। अच्छा, कल मैंने आपको पारसेक कराया था, पारसेक भी दूरी का इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का इकाई है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक पारसेक में मैंने आपको बताया था कि कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में? तो फ्रेंड्स ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए और इसका आंसर बताइएगा। वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है?